सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन बैच के गेम चेंजर सीरीज में। आप सभी को पता है इस सीरीज में हम 20 मिक्स्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं जीके के। एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 20 मिक्स्ड क्वेश्चन जीके के हैं। ये बेस्ड ऑन न्यू बेंडर है और इन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ यानी कि हार्ड होने वाला है। जो हमने अर्जुन बैच के वन शॉट किए हैं, अर्जुन बैच में वन शॉट में मैंने हर एक सब्जेक्ट को एक क्लास में ख़त्म कराया है। एक क्लास में हमने पॉलिटी को ख़त्म किया था, हिस्ट्री को, स्टैटिक जीके को, इकोनॉमिक्स को, ज्योग्राफी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, करंट अफेयर को। अब जो अर्जुन बैच के वन शॉट में मैंने आपको कराया था और जो हमने वन शॉट में कवर नहीं कराया है और आपका नया वेंडर वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उस वेंडर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नए क्वेश्चंस कर रहे हैं। नए टॉपिक हम पढ़ेंगे जो हमने वन शॉट में कवर नहीं किए हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा हार्ड होगा और ये सीरीज उनको ही समझ में आएगी जिन्होंने अर्जुन बैच की वन शॉट देखे हैं या आपने कहीं से जीके एक बार ऑलरेडी पढ़ी हुई है, आपके बेसिक जो नोट्स हैं वो कंप्लीट हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार आप अर्जुन बैच के वन शॉट जरूर देख लो जाके। अर्जुन बैच के वन शॉट के बाद ही आपको ये सीरीज समझ में आएगी। आज हमारा लेक्चर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 में मैंने आपको और ब्रीफ से बताया था, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, अंडर BNSS इन्वेस्टिगेशन फॉर सीरियस ऑफेंस। जो इन्वेस्टिगेशन होती है सीरियस ऑफेंस के लिए, जिसमें पनिश, जो ऑफेंस का मतलब होता है जो आपका, आपने कोई क्राइम कर दिया, एक तरह से क्राइम मान लो, जो कि पनिशेबल होगा 10 साल से ज़्यादा की, जहाँ पर सज़ा मिल सकती है या 10 साल के बराबर सज़ा मिल सकती है, मृत्यु की सज़ा मिल सकती है, लाइफ सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, डेथ मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मैनी डेज। तो जो ये इन्वेस्टिगेशन है, ये अगर ऐसे ऑफेंस के लिए, ऐसे क्राइम के लिए कितने दिन के अंदर कंप्लीट करनी होगी पुलिस को, ये पूछा गया है। किसके अंडर? BNSS के अंदर। तो BNSS है क्या? थोड़ा सा BNSS के बारे में समझ लेते हैं। BNSS, BNSS का मतलब होता है भारतीय नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है, और ये जो आपका BNSS है, ये किसको रिप्लेस करता है? ये किसको रिप्लेस करता है? तो ये ध्यान रखना, ये रिप्लेस करता है CRPC को। किसको रिप्लेस करता है? CRPC को यहाँ पे रिप्लेस करता है, ध्यान रखना। और ये CRPC कब लाई गई थी? ये जो कानून चल रहे थे भारत में 1973 में लागू हुई थी। ठीक है, और ये अभी तक चल रही थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में टोटल सेक्शन कितने हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टोटल सेक्शन कितने हैं, तो ध्यान रखना 531 इसमें क्या है? टोटल सेक्शन है। अब यहाँ पर कुछ इसका मोटिव है कि ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है ये क्यों लाई गई है। तो कभी पेपर में पूछे तो ध्यान रखना, फास्टर जस्टिस, लोगों को जल्दी न्याय मिल सके। ठीक है, और रिड्यूस डिले, जो देरी होती है आज के टाइम में न्याय मिलने में, उसको जल्दी से उसे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए ये जो CRPC है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? BNSS यहाँ पे रखा गया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। कुछ अगर हम यहाँ पे न्यू फीचर्स की बात करते हैं कि जो आपका ये BNSS है, अब जैसे देखो मैंने आपको साक्ष्य अधिनियम वाला भी पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, तो उसमें बताया कि अब मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग जो एविडेंस हैं वो भी बदल गए हैं। जैसे CCTV फुटेज, ईमेल्स, कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट, ये सब एज ए प्राइमरी एविडेंस माना गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सब तीनों एक साथ आए थे। ठीक है, तो मैं BSc में आपको कल पढ़ा दिया था। अगर हम इसके न्यू फीचर्स की बात करते हैं, न्यू फीचर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो पुलिस स्टेशन होगा और साथ में जो इंटेरोगेशन रूम होगा उसमें CCTV कैमरा जरूर होना चाहिए। ठीक है, CCTV कैमरा एट पुलिस स्टेशन, और कहाँ पर? एट इंटेरोगेशन रूम। इंटेरोगेशन रूम, यहाँ पे क्या होना चाहिए? CCTV कैमराज होने चाहिए।
और जो यहाँ पर आप किसी का स्टेटमेंट ले रहे हो तो स्टेटमेंट को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे पहले लिखवा के साइन कराते थे ना, तो स्टेटमेंट क्या है, डिजिटली रिकॉर्ड होना चाहिए। कैमरे वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अभी ये जितने भी नियम आए इसमें जो ये डिजिटल वाले एविडेंस होते हैं या डिजिटल वाली जो चीज़ें होती हैं जो इनमें इंटरफेयर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। लेकिन अभी जब से एआई आया है तब से ये जो डिजिटल है मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मतलब इसका बहुत ज़्यादा गलत भी यूज हो। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में तुम क्या रियल है क्या फेक है वो बताना बहुत मुश्किल हो रहा है, और विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम आगे बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, और अगर हम और इसके फीचर्स की बात करते हैं तो सीसीटीवी हो गया, स्टेटमेंट को आपको डिजिटली रिकॉर्ड करना होगा। ये कभी कभी आपको स्टेटमेंट पे बना के दे देगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ट्रायल होता है ना, ट्रायल हो गया आपका, इंक्वायरी हो गई, ठीक है, आपके एविडेंस हो गए, इसको आप कैसे दिखा सकते हो, आप वीडियो कॉल के थ्रू दिखा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिखा सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह दिखा सकते हो। और जैसे पता है वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो गवाही देता है, ठीक है, उस इंसान को कोर्ट बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके लिए अनसेफ है कोर्ट आना तो उसकी लोकेशन भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, और उस वो वीडियो कॉल पे भी अपना जो गवाही है वो दे सकता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे बात की गई है टाइम बाउंडेशन, जो यहाँ पर ये बात हुई है ना, जहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ये टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की भी बात हुई है। ये भी चीज़ ध्यान रखना, अगर हम टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन में ये है कि 90 डेज के अंदर आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और जो सीरियस क्राइम है इसमें जो जैसे ऐसे ऑफेंस जिसमें सज़ा मिलेगी वो कितनी होगी, बिलो 10 ईयर्स होगी, बिलो 10 ईयर्स होगी। और 180 डेज होते हैं सीरियस ऑफेंस, सीरियस क्राइम, सीरियस ऑफेंस। तो जो सीरियस ऑफेंस होंगे, जो सीरियस क्राइम होंगे, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसे 180 डेज तक यहाँ पे हम लेके जा सकते हैं, और जिसमें सज़ा वो है 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, ठीक है, या लाइफ सेंटेंस, डेथ। ठीक है, यहाँ तक की जो सज़ा होगी उसमें हम इन्वेस्टिगेशन को 180 डेज तक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पर एक और फीचर लेके आया गया है जीरो एफआईआर का। अब आप बोलोगे भैया ये जीरो एफआईआर क्या है। जीरो एफआईआर मेरे भाई एक ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी एफआईआर कर सकते हो। रजिस्टर एन एफआईआर, एफआईआर फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कि जीरो एफआईआर ये है कि पहले आप जो आपका लोकेशन के अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन पड़ेगा आप वहीं पे एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। अब क्राइम कहीं और हुआ है और लोग कहीं और रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम रहती थी। आज के टाइम में आप कहीं से भी एफआईआर रजिस्टर कर सकते हो। इसमें हो सकता है कि पेपर में पूछ ले, एक मर्सी पिटीशन के लिए भी टाइम बाउंडेशन कर दिया है। मर्सी पिटीशन मतलब सपोज किसी को सज़ा मिल चुकी है, और आपको मैंने पॉलिटी में पढ़ाया था कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, जब बन शॉट करा रहे थे, कि उनकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो ये माफ़ करने की भी अवधि होती है। सपोज मर्सी पिटीशन, जैसे डेथ सेंटेंस किसी को मिल चुका है तो यहाँ पर 60 डेज तक आप गवर्नर के सामने मर्सी पिटीशन दायर कर सकते हो। ठीक है, गवर्नर, और 60 डेज के भीतर ही आपको प्रेसिडेंट के आगे भी करना होगा मर्सी पिटीशन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होप आ गई होगी। उसके बाद एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए, कि जो जैसे पुलिस कस्टडी में रखती है ना, तो अधिकतम जो मैक्सिमम पुलिस कस्टडी में रखती है, मैक्सिमम पुलिस कस्टडी वो कितने टाइम तक की हो सकती है, तो ध्यान रखना 15 डेज तक की हो सकती है। 15 दिन तक मैक्सिमम पुलिस आपको कस्टडी में रख सकती है, उससे ज़्यादा आपको कस्टडी में नहीं रख सकती है। और ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन तक कंटिन्यू रखे, ठीक है, टोटल 15 दिन तक रख सकती है।
अब हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा टाइम होता है कि शुरुआत के 40 या 60 दिन के अंदर, कुछ केसेस में शुरुआत के 40 दिन के अंदर आपको 15 दिन में 5 दिन आज बुला लिया, 2 दिन 5-4 दिन बाद बुला लिया, तो ऐसे पीरियडिकली रख सकती है। 40 और 60 दिन के अंदर आपको 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में बुलाया जा सकता है। अब वो ऑफेंस पे, क्राइम पे डिपेंड करेगा कि कितने दिन को आपकी पुलिस कस्टडी होगी, लेकिन मैक्सिमम कैसा भी क्राइम हो 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और देखो, जो अक्यूज होगा उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज वो कैसे होगा, विद इन 24 आवर्स होगा, विद इन 24 आवर्स होगा। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन अब ऐसा रूल में लिखा है, एक्चुअल में वो कराएंगे नहीं कराएंगे वो अलग चीज़ें हैं। उसके बाद है डिटेंशन रूल। जैसे ये पुलिस कस्टडी रूल इंपॉर्टेंट है, डिटेंशन रूल भी इंपॉर्टेंट है। डिटेंशन रूल, अगर हम डिटेंशन रूल की बात करते हैं ना, तो देखो डिटेंशन रूल ये होता है कि आपको, आपकी एक तरह से यहाँ पे चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, आप पर कोई अभी क्राइम ऐसा नहीं लगा है कि भैया आप कन्विक्ट हो चुके हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिटेंशन आपको कितने टाइम तक डिटेन किया जा सकता है, कितने टाइम तक को आपको हिरासत में लिया जा सकता है, तो ध्यान रखना 90 डेज के लिए ले सकते हैं, ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें सज़ा 10 साल से कम मिलेगी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। और 180 डेज तक ले सकते हैं, जहाँ पर आपको सज़ा 10 साल या 10 साल से, एक ऐसे ऑफेंस के लिए आपको डिटेन कर रहे हैं जिसकी सज़ा अगर बोलेगी तो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा होगी, या डेथ सेंटेंस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, समझ में आया इतना आपको, आई होप आ गया होगा। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस, अभी ना आमिर खान की एक जो मूवी आई थी, क्या नाम था उस मूवी का, जो तारे जमीन पर का सिक्वल है। ठीक है, तो अभी मूवी का एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा। उस मूवी में कम्युनिटी सर्विस दिखाया, कुछ ऑफेंसेस छोटे मोटे, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर दी आपने, कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई आपने ऑफेंस किया, क्राइम नहीं बट छोटा मोटा कुछ आपने कर दिया, तो उसके लिए आपको सज़ा नहीं दी जाएगी, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत फाइन मारा जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप ये कम्युनिटी सर्विस करो। आप सपोज किसी, आप जैसे आमिर खान को उसमें क्या दिखाया गया है मूवी में कि वो थप्पड़ मार देता है अपने सीनियर कोच को, तो उसको जो बच्चे मेंटली डिसेबल होते हैं उनको फुटबॉल खिलाने की जिम्मेदारी दी जाती है। तो ऐसे आपसे कुछ कम्युनिटी सर्विस कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी सर्विस का जो नया कॉन्सेप्ट है, जो कि इस बार हमारे कानून में ऐड हुआ है अंडर द BNSS, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखना। ठीक है, तो BNSS के बारे में मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा ही दिया है, बाद बाकी का ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ इज 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ। एस्केप वेलोसिटी क्या होगी अर्थ से, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ना, जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले ना हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, और हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। तो देखो, ऑर्बिटल वेलोसिटी एक किस तरह से मान सकते हो, इसे कक्षीय वेग बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, क्या बोला जाता है, कक्षीय वेग बोला जाता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को आप इस तरह से मान सकते हो कि वह मिनिमम स्पीड मानो, या वह मिनिमम वेलोसिटी मानो, या स्टेबल वेलोसिटी मानो, जब कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट है, ठीक है, बॉडी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जब कोई भी बॉडी है वो किसी भी प्लैनेट के, किसी भी स्टार के चारों ओर एक ऑर्बिट में घूम रही है और गिर नहीं रही है, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है कि उतनी गति से घूम रही है बॉडी कि वो गिर भी नहीं रही है और उसे फ्यूल की भी जरूरत नहीं है, विदाउट प्रोपल्सन, मतलब वो घूम रही है। ठीक है, वो होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर हम अर्थ की ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं तो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये सही बात है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट से अर्थ के चारों ओर कोई भी बॉडी को आप घुमा दो इस वेलोसिटी से, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी, और इसे प्रोपल्सन की ज़रूरत नहीं है अपना
ऑर्बिट में घूमने के लिए ये घूमती रहेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की, कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो अगर एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, वो इसको हिंदी में बोलते हैं पलायन वेग। कहने का मतलब है कोई भी बॉडी जब वो अर्थ की ग्रेविटी को छोड़ के जाएगी, आप इतनी वेलोसिटी दे दो कि जब उसे आप अर्थ से बाहर भेज रहे हो तो वो अर्थ की ऑर्बिट को छोड़ के जब चली जाए, अर्थ को छोड़ के चली जाए, ठीक है, अर्थ से पलायन कर जाए, उसे बोलेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। जो अगर हम बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये तो हमें डायरेक्ट याद है, इसलिए हम यहाँ पे इसके आंसर तक पहुँच चुके हैं। बट अगर हमें पता ना हो तो ध्यान रखना, जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होती है वो √2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी दी है तो उसमें √2 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। ठीक है, तो अगर आप √2 इंटू 7.9 करते तो यही आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अभी ऑर्बिटल वेलोसिटी सपोज किसी और प्लेनेट की दी है और उसकी एस्केप वेलोसिटी पूछेगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन जनरली ये नहीं पूछता है, तो ये डायरेक्ट याद कर लो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ की इतनी है और एस्केप वेलोसिटी अर्थ की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस। तो आपको ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट बताना है। देखो, क्लासिकल डांस हम स्टैटिक जीके के 1 शॉट में कर चुके हैं, लेकिन मैंने आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ये जरूर बताया था कि सबसे जो पुराना आपका डांस है वो है भरतनाट्यम, और जो सबसे नया डांस है वो है सबका सतरिया। लेकिन आपके एग्जामिनर जो आपका नया वेंडर है वो ये भी पूछ सकता है कि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, क्योंकि उसने एक पेपर में ऑलरेडी पूछा है, तो आपके पेपर में भी पूछ सकता है। तो हम इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख लेते हैं कि सबसे पुराना कौन सा है, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया। तो अगर हम बात किया जाए कि सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, तो यहाँ पर आपका भरतनाट्यम है। लगभग 200 BC तमिलनाडु में इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद आपका जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है नॉर्दर्न इंडिया का डांस, यानी यूपी का डांस, कथक का। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो उसके बाद आया है उड़ीसी, ठीक है, जो कि उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कथकली, जो कि केरल का क्लासिकल डांस है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात, ये है इसका हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। कुचिपुड़ी ये आपका 5वें नंबर पर है, मोहिनीअट्टम ये आपका 6ठे नंबर पर है, मणिपुरी ये आपका 7वें नंबर पर है, और सतरिया जो कि ओरिजिन तो पहले ही हो गया था 19th सेंचुरी में, बट ऐड जो एज ए क्लासिकल डांस किया गया वो 2000 में किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब देख लेते हैं, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट बताना है, तो आपको बताना है कि देखो यहाँ पर कथकली आपका कितने में नंबर पर है, तो आप बोलोगे भैया कथकली 4th नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं उड़ीसी की, उड़ीसी आपका कितने नंबर पर है, आप बोलोगे भैया उड़ीसी 3rd नंबर पर है। अगर हम बात करते हैं सतरिया का, तो सतरिया तो सबसे एंड में है, ठीक है, 8वें नंबर पर है। और उसके बाद अगर हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी आपका 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो सबसे आगे कौन सा है, दूसरा है, फिर उसके बाद पहला है, फिर उसके बाद चौथा है, फिर उसके बाद तीसरा है। तो 2 1 4 3 यहाँ पर इसका जो क्रम है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 2 1 4 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी का क्लासिकल डांस को स्टैटिक जीके का जो 1 शॉट कराया है उसमें डीप में कराया हुआ है, तो जाके वो क्लास जरूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोंगटू फेस्टिवल ऑफ द तुत्सा ट्राइब। आपका जो पोंगटू फेस्टिवल है ना, वो किसका फेस्टिवल है, तुत्सा ट्राइब का है। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना, क्वेश्चन में भी ऐसी चीज़ें याद रखना कि जो पोंगटू फेस्टिवल है उसे कौन सी ट्राइब करती है, तो उसको तुत्सा ट्राइब करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोंगटू फेस्टिवल। ठीक है, कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तुत्सा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, तुत्सा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ठीक है, विच ट्रेडिशनल रिचुअल परफॉर्म टू ड्राइव अवे इवल स्पिरिट एंड इंश्योर अ गुड हार्वेस्ट। तो ये गुड हार्वेस्ट के लिए किया जाता है, और इसमें कौन सा आपका
एक तरह से रिचुअल परफॉर्म किया जाता है। तो ये रोम किम डांस है ना, ये किया जाता है, रोम किम डांस। ठीक है, रोम किम डांस किया जाता है। अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, बार ऑफरिंग रिचुअल्स, बार सॉरी वॉर ऑफरिंग, ऑफरिंग रिचुअल्स, वॉर ऑफरिंग रिचुअल्स। ठीक है, ये आपसे पूछा जाए, देखो ये जो ट्राइबल फेस्टिवल है तुतसा ट्राइब के द्वारा किया जाता है, किस स्टेट का है ये, तो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, किस स्टेट का है, आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली जो पोंगटू फेस्टिवल किया जाता है जब आपकी बुवाई पूरी तरह से हो जाती है, सोइंग सीजन कंप्लीट हो जाता है, उसको मार्क करने के लिए किया जाता है। और ये जो यहाँ पर कभी आजकल पेपर में पूछने लग गया कि किस डायटी की पूजा होती है, तो रंग कोठक करके एक डायटी होते हैं, रंग कोठक, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये रंग कोठक करके एक डायटी होते हैं जिनको प्रोटेक्टर ऑफ क्रॉप्स बोलते हैं, वहाँ के लोग मानते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो वो डायटी होते हैं जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसके बारे में आपको और क्या पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सोइंग सीजन, आफ्टर completion of sowing season and before the millet harvest, millet हार्वेस्ट। ठीक है, तो ये हार्वेस्टिंग से पहले होती है और इसलिए की जाती है, जैसे आपने बुवाई कर दी और फिर ये फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। और बेसिकली ये बोला जाता है कि जो हार्वेस्ट हो वो अच्छा हो, अच्छी फसल की कामना की जाती है। ठीक है, तो ये पोंगटू ट्राइब करती है। ठीक है, सॉरी तुत्सा ट्राइब करती है और इसको पोंगटू फेस्टिवल बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगर हम अरुणाचल प्रदेश के और फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, तो और फेस्टिवल की अगर हम बात करेंगे तो एक है मोपिन फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल है, मोपिन फेस्टिवल। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है और मैंने ये भी बताया था कि ये कौन सी ट्राइब करती है, तो ये गालो ट्राइब करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। इसमें एक डाइटी होते हैं, अब हो सकता है कि मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत लूँ, जिंजर, या जो अरुणाचल प्रदेश से अगर कोई बच्चा है तो वो बता पाएगा कि इसे हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो ये डाइटी होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद और अगर हम अरुणाचल प्रदेश के ट्राइबल फेस्टिवल की बात करते हैं तो एक है यहाँ पर सोलुंग फेस्टिवल। कौन सा है यहाँ पर, सोलुंग फेस्टिवल, जो कि आदि ट्राइब के द्वारा किया जाता है, आदि ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। और सोलुंग फेस्टिवल 10 डेज एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। कौन सा, कितना है, 10 डेज एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि ये सोलुंग फेस्टिवल कितने दिन तक चलता है, तो एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, आदि ट्राइब करती है। ठीक है, और इसमें एक डांस किया जाता है, एक बार कभी पेपर में पूछा गया था, पोनुंग डांस होता है, पोनुंग डांस। ठीक है, तो जो डांस किया जाता है पोनुंग डांस होता है सोलुंग फेस्टिवल में, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम और बात करते हैं तो ये एक है हमारा ड्री फेस्टिवल, ड्री। तो ये भी मैं आपको स्टैटिक जीके के वन शॉट में करा के आया हूँ वैसे, ड्री फेस्टिवल। ठीक है, ड्री फेस्टिवल ये किया जाता है अपतानी ट्राइब के द्वारा, अपतानी ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और लोसार के बारे में तो यार आप सभी जानते होंगे, जो लोसार फेस्टिवल है वो मोम्पा ट्राइब करती है, मोम्पा ट्राइब। ठीक है, और ये बुद्धिस्ट का न्यू ईयर है, तिब्बतन न्यू ईयर फेस्टिवल है एक तरह से, लोसार मोम्पा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे पता रखना। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वाई इज़ द पिच लेंथ इन क्रिकेट 22 यार्ड्स। जो पिच लेंथ होती है, जैसे कि यहाँ से बॉलर बॉल डाल रहा है, यहाँ पर बैटर खेल रहा है, तो इसके बीच की जो पिच लेंथ होती है ये 22 यार्ड की होती है। कितनी की यार्ड की होती है, 22 यार्ड की होती है, मतलब 20.12 मीटर की होती है। ठीक है,
केप्ट स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज्ड इन ऑल ऑफिशियल मैच, सभी ऑफिशियल मैच में यही रखी जाती है। इसका क्या रीज़न है आपसे स्टेटमेंट में दिया हुआ है। बॉलर्स परफेक्ट लॉन्गर पिच वाइल बैट्समैन प्रेफर शॉर्टर। वो कह रहा है भैया कि बॉलर प्रेफर करते हैं लॉन्गर पिच, बैट्समैन प्रेफर करते हैं शॉर्टर पिच। अब इसका कोई सेंस बनता है कि भाई तो फिर सेम क्यों रख रहे हैं, ऐसा थोड़ी नहीं बॉलर की सुनेंगे या बैटर की सुनेंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं है, अभी तक के हिसाब से नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इट इंश्योर्स यूनिफॉर्म बाउंस पेस एंड डिस्टेंस फॉर फेयर कंपटीशन अक्रॉस ऑल ग्राउंड्स। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड कंस्ट्रक्शन भाई ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिंप्लीफाई करेगी ग्राउंड कंस्ट्रक्शन को। तो कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आप समझ जाओगे यार ये तो नहीं होगा। ऑलरेडी टेस्ट मैच रिक्वायर्ड दिस लिमिटेड ओवर मैच फॉलो डिफरेंट रूल, नहीं। डिफरेंट मैचेस में, डिफरेंट फॉर्मेट्स में, डिफरेंट ग्राउंड्स पर जो पिच की लेंथ होती है वो 22 यार्ड्स ही होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसका एक ही रीज़न है, अगर आप पिच की लेंथ को कम ज़्यादा करेंगे तो जो बाउंस होती है, जो पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है वो सेम नहीं रह पाएगा, जिसकी वजह से उस चीज़ को फेयर बनाने के लिए कि अगर रनिंग बिटवीन द विकेट होगी तो वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक जगह हमने ग्राउंड की पिच बड़ी कर दी और एक जगह हमने कम कर दी, अब वहाँ पर एक इंसान की जो उस मैच में खेल रहा हो वो ज़्यादा रन बना सकता है, अगर छोटी पिच होगी तो वो रनिंग ज़्यादा कर सकता है, रनिंग बिटवीन द विकेट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। स्पीड, जैसे अगर पिच छोटा होगा तो बॉलर स्पीड ज़्यादा, बॉल की ज़्यादा स्पीड आएगी, ठीक है। उसके बाद पिच बड़ा होगा तो पेस कम आएगी। तो कहने का मतलब ये सब यूनिफॉर्म हो, इसलिए यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि पिच की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए हर एक मैच में, हर एक फॉर्मेट में, हर एक ग्राउंड पर, ठीक है। सबको एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि जो क्रिकेट बॉल होती है, देखो एक बार ये आपके पेपर में पूछा भी गया था कि जो क्रिकेट बॉल होती है उसका जो वेट होता है ना वो 155.9 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक होता है। कितना होता है? 155.9। आप ऐसे समझ सकते हो कि 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम तक होता है। और जो बॉल का, ये तो वेट हो गया, जो बॉल का सरकमफेरेंस होता है वो 22.4 टू 22.9 सेंटीमीटर होता है और ये फिक्स होता है क्रिकेट के अंदर। तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जो ये फिक्स होता है ये क्यों होता है। तो वही है कि फिक्स इसीलिए होता है, इसको स्ट्रिक्टली यही वेट में होनी चाहिए बॉल और इसी सरकमफेरेंस में होना चाहिए कि जो बाउंस होती है, जो एक तरह से स्विंग होती है, तो अलग अलग जो वेरिएशन होंगे, जैसे कि आपका उस चीज़ को वेरिएशन को अफेक्ट ना करे, बेसिकली बाउंस को अफेक्ट ना करे, स्विंग को अफेक्ट ना करे, इसलिए यहाँ पर जो वेट और सरकमफेरेंस है वो सेम रखा जाता है। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट आपको दिखेगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच इंडियन एथलीट वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। अब देखो यहाँ पर F64 इवेंट याद भी नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन किस में जीता ये आपको पता होना चाहिए। तो 2024 के जो पैरालंपिक पेरिस 2024 गेम हुए हैं उसमें जो यहाँ पर जेवलिन थ्रो में जीतने वाले हैं वो कौन है यहाँ पर, तो उनका नाम है यहाँ पर सुमित अंटिल, ठीक है। देखो मेंस जेवलिन थ्रो 2 इवेंट हुए थे, एक F64 हुआ था जिसमें मैं आपके सुमित अंटिल जीते थे, एक F41 हुआ था। अगर हम F41 की ये दो, इनके F41 और 64 ध्यान रख लेना क्योंकि सेम स्पोर्ट्स में दो लोगों ने जीता है। अगर हम मेंस जेवलिन F41 की बात करते हैं तो इसमें कौन जीते हैं? नवदीप सिंह जीते थे, नवदीप सिंह, जिनका वीडियो आपने देखा होगा काफ़ी वायरल हुआ था गाली देते हुए का, ठीक है। तो इसमें इन्होंने भी किस में जीता? मेंस जेवलिन थ्रो में जीता है, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर पैरालंपिक गेम 2024 के बारे में, पैरालंपिक गेम्स 2024 के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये कहाँ पे हुए थे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ दिया हुआ है देखो, पेरिस फ्रांस में हुए थे, ये चीज़ पता हो गया। उसके बाद इनका जो एडिशन है, अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो 17th एडिशन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर इसका मोटो आपसे पेपर में पूछ लिया है कि इसका मोटो क्या था, तो मोटो की अगर हम बात करें तो गेम्स वाइड ओपन,
गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो था, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते, तो इंडिया ने टोटल 29 मेडल जीते हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो 7 आपके गोल्ड हैं, 9 आपके सिल्वर हैं और 13 आपके ब्रॉन्ज हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर हम ये मेडल के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया की रैंक 17 है, और ये समझो कि इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था अब तक के पैरालंपिक गेम जितने भी हुए हैं उसमें इंडिया ने फर्स्ट एवर इतना अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखो, जितने लोगों ने मेडल जीते हैं सबके नाम याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिन्होंने गोल्ड जीता है उनके हम नाम यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सबसे पहला तो नाम आपका यही हो गया, मेंस जैवलिन थ्रो में जो गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं सुमित अंटिल। तो एक तो आपके सुमित अंटिल हो गए, सुमित अंटिल किस में जीते हैं, मेंस जैवलिन थ्रो में। ठीक है, और यहाँ पर ये इनका कौन सा इवेंट था, अगर हम इवेंट की बात करें तो F64 इवेंट था। और अगर दूसरे कौन है, नवदीप सिंह, नवदीप सिंह अगर हम इनकी बात करें तो ये भी सेम स्पोर्ट्स में जीते हैं, इनका इवेंट था F41। बस ये 2 इवेंट याद रखना। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करें, एक काफ़ी फेमस है अबनी लेखरा। अगर हम इनकी बात करते तो ध्यान रखना, इन्होंने 2020 का जो टोक्यो पैरालंपिक हुआ था उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में, और 2024 वाले में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो अलग अलग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली महिलाएं बन चुकी हैं पैरालंपिक गेम्स में। तो इंडिया से ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने मल्टीपल पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं। एक इन्होंने टोक्यो में जीता था 2020 में वाले में, और एक इन्होंने ये 2024 वाला पेरिस में जीता है। उसके बाद अगर हम बात करें नीतीश कुमार, ये बैडमिंटन खेलते हैं, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, नीतीश कुमार बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक मेंस क्लब थ्रो में जीता है, पहली बार इंडिया में जीता गया, हिस्टोरिक मूवमेंट रहा, गोल्ड मेडल मतलब फर्स्ट एवर मेडल आया है, गोल्ड तो छोड़ो, आपका मेंस क्लब थ्रो में धर्मवीर ने जीता है, धर्मवीर। ठीक है, एथलेटिक्स इस कैटेगरी में से हम डालते हैं। ठीक है, किस में, मेंस क्लब थ्रो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपका प्रवीण कुमार की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है, और इन्होंने हाई जंप में जीता है। किस में जीता है, हाई जंप में जीता है, ये पता होना चाहिए। और एक और नाम आप याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, हरविंदर सिंह। अगर हम हरविंदर सिंह की बात करते हैं तो पहली बार तीरंदाजी में गोल्ड मेडल भारत आया है, और कौन लेके आए हैं पैरालंपिक गेम्स में, हरविंदर सिंह लेके आए हैं। तो फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन आर्करी। ठीक है, तो ये टोटल 7 नाम है, 7 नाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपका 2024 पैरालंपिक इसको कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है तो ध्यान रखना, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी इसकी गवर्निंग बॉडी है। इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ वेदर एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेदर एलिमेंट होते क्या हैं। तो देखो, वेदर एलिमेंट्स वो होते हैं जो किसी भी जगह के किसी भी समय पर उसकी वेदर कंडीशंस को, उसकी वेदर स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, वो आपके वेदर एलिमेंट्स होते हैं। कि मौसम कैसा है, बारिश होगी नहीं होगी, ठीक है, ठंड होगी गर्मी होगी, जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपके वेदर एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर हम वेदर एलिमेंट की बात करते हैं तो जैसे आपका टेम्परेचर वेदर एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका वेदर एलिमेंट हो जाएगा। आपको पता है विंड फॉर्मेशन, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, रेनफॉल, इन सबको अफेक्ट करता है।
तो तापमान हो जाएगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ह्यूमिडिटी समझते हो, हिंदी में बोलते हैं इसको आर्द्रता। और ह्यूमिडिटी होता है कि जो वाटर जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है एयर के अंदर वो कितना है, वो ह्यूमिडिटी दर्शाता है। और अगर कभी ये आपको ह्यूमिडिटी नापनी हो तो किससे नापोगे? हाइग्रोमीटर से नापोगे। किससे नापोगे? हाइग्रोमीटर से नापोगे। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की, तो जो विंड की डायरेक्शन है, जो स्पीड है, उसको ये कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल करता है। और अगर इसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता करना है तो किससे करोगे आप? बैरोमीटर से करोगे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? उसके बाद हमारा यहाँ पे विंड आ जाएगा, ठीक है, जो हवा होती है। अच्छा ये बताओ विंड कैसे मूव करती है? तो आप बोलोगे भैया विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कितनी वर्षा हो रही है उससे भी तो पता चलेगा कि हमारा वेदर में ठंड रहेगी, गर्मी रहेगी। तो प्रेसिपिटेशन कितना है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन कितना है वो भी हमारा वेदर एलिमेंट होता है, ठीक है। बादल बादल कितने छाए हुए हैं किसी पर्टिकुलर जगह पर, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लाउड कवर, ठीक है। बादलपन कितना रहता है, ठीक है, उस चीज़ से भी हमारा वेदर, वो भी एक तरह से हमारा वेदर एलिमेंट हो गया। पूरे दिन में कितनी धूप रहती है, सनशाइन ड्यूरेशन कितना है किसी पर्टिकुलर जगह पर, तो उससे भी हमारी वेदर कंडीशन पता चलेंगी। उससे भी हम ये पता कर पाएंगे कि जो हमारा वेदर है वो उसको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे कि वो कैसा रहने वाला है। तो ये सब वेदर एलिमेंट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर टेम्परेचर वेदर एलिमेंट है, ह्यूमिडिटी है, विंड है, ये सब है। लेकिन सॉइल का जो पीएच है, वो पीएच कितना भी हो, थोड़ा कम हो थोड़ा ज़्यादा हो, वो वेदर पे अफेक्ट नहीं करता है। तो आपका सॉइल पीएच यहाँ पे इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो ये आपका नहीं है। वेदर एलिमेंट क्या है ये समझा दिए, कौन कौन से होते हैं ये भी आपको मैंने समझा दिया। आगे बढ़े इसी क्वेश्चन के साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2024 इज करेक्ट। तो थोड़ा सा हम 61st जो हमारी 61st नेशनल चेस चैम्पियनशिप हुई है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। चैम्पियनशिप, ठीक है, 2024, 2025 की भी हो चुकी है, उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये कहाँ हुई है? गुरुग्राम में हुई है। गुरुग्राम को गुड़गांव भी बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? गुरुग्राम होगा या गुड़गांव होगा, जो लिखा अभी गुरुग्राम लिखा आता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखो ये जो नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई है ना, इसमें टाई हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था वो ध्यान रखना। एक है कार्तिक वेंकट रमन, ये ग्रैंड मास्टर है कार्तिक वेंकट रमन, ठीक है, इनके बीच में। और सूर्य शेखर गांगुली, सूर्य शेखर गांगुली, ठीक है। और एक थे नीलेश साहा, नीलेश साहा, इन तीनों के बीच में टाई हुआ था, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन इसमें जो विनर है वो कार्तिक वेंकट रमन रहे, इसके विनर। विनर किससे? टाई ब्रेक रूल से, ठीक है। इसमें चेस में भी टाई ब्रेक रूल होता है कि अगर टाई हो जाएगा तो कौन, ठीक है। तो टाई ब्रेक रूल और Y9 Y11 पॉइंट से कौन जीतते हैं, ठीक है, कार्तिक वेंकट रमन जीतते हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जो प्राइज होता है, जो कैश प्राइज होता है, वो कितना मिलता है अगर जो जीतता है उसको, तो 6 लाख रुपए मिलते हैं, प्लस इसमें ट्रॉफी मिलती है। 6 लाख रुपए प्लस ट्रॉफी इसमें प्राइज मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये नेशनल चेस चैम्पियनशिप कब स्टार्ट हुई थी? तो 1955 में ये स्टार्ट हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। साथ ही में अगर हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में हुई है 62nd नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2025 के बारे में कि ये किसने जीती है,
तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ये हुई कहाँ पर है। तो अगर हम ये देखेंगे कि ये हुई कहाँ पर है, तो ये विज्ञान यूनिवर्सिटी में हुई है। ये विज्ञान यूनिवर्सिटी गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में है। और कहाँ की है ये डिस्ट्रिक्ट? आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में ये हुई है। अब यहाँ पर जीता कौन है? तो ग्रैंड मास्टर पी इनियन या इनियन पी यहाँ पे जीते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर विनर रहे हैं और इनको बहुत कड़ा टक्कर दी थी जो रनरअप रहे हैं ना, रनरअप मात्र 15 साल के हैं, रनरअप मात्र 15 साल के हैं, गौतम कृष्णा, ठीक है। आई एम गौतम कृष्णा एच, ये रनरअप रहे हैं। इनकी एज मात्र 15 साल है, ठीक है। और यहाँ पर विनर कौन रहे हैं? तो इंडियन पी यहाँ पे विनर रहे हैं। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। और अभी देखो गोवा में ना एक फाइड वर्ल्ड चेस कप हुआ है, तो वो भी अगर आपसे पूछे, एक सेकेंड, कि जो आपकी फाइड वर्ल्ड चेस कप कहाँ पे हुआ है 2025 का, तो ये चीज़ ध्यान रखना, गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है आपका? गोवा में हुआ है, भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जस्ट वेट अ सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर इंडियाज अपडेटेड ह्यूमन स्पेस लाइट रोड मैप इन विच ईयर इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सपेक्टेड टू बिकम फुली ऑपरेशनल। जैसे देखो, भारत स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दिन पे दिन तरक्की करते जा रहा है, दिन पे दिन डेवलप होते जा रहा है। एंड आफ्टर यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया कहीं पे स्टैंड कर रहा है, जो कि आज से कुछ साल पहले जहाँ पर आपका प्यारा भारत स्टैंड नहीं कर पाता था इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी लगभग थर्ड फोर्थ पर अपना इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में स्टैंड कर रहा है। इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में इंडिया एक लॉन्च करने जा रहा है खुद का, आप मान सकते हो, एक मिनी आईएसएस। अब आप बोलोगे भैया मिनी आईएसएस क्या होता है? तो आईएसएस देखो, हम कोई भी रिसर्च करते हैं, कोई भी लोग ऊपर जाके साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे होते हैं, तो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें सभी कंट्रीज के एस्ट्रोनॉट जाते हैं, रिसर्च करते हैं। अब इंडिया ऐसा ही स्पेस स्टेशन खुद का बना रहा है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि इंडिया क्या बना रहा है, खुद का मिनी आईएसएस बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया का स्पेस स्टेशन बन रहा है जो कि पूरी तरह से प्लान किया गया है, जिसको हम बोलेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो कि ये पूरी तरह से प्लान किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा, और इसरो ही इसको डेवलप करेगा, ठीक है। और उस यहाँ पे अब बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, रहेंगे, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और ऐसा करने वाला कि खुद का अंतरिक्ष बनाने वाला जो अपना प्यारा भारत है, वो कौन सा बन जाएगा? फोर्थ बन जाएगा पूरी दुनिया में। अभी तक कौन कौन कर चुका है? आफ्टर अगर हम बात करें तो यूएसए, आफ्टर अगर हम बात करें तो रसिया, एंड आपका चाइना, ठीक है। तो रसिया, रूस, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद इंडिया आपकी फोर्थ कंट्री बन जाएगा, ठीक है। अब ये अलग अलग मॉड्यूल होंगे इसके, और जो ये फुली ऑपरेशनल होगा वो 2035 में जाके होगा। कि क्या पूछा था? बिकम टू फुली ऑपरेशनल, तो फुली ऑपरेशनल तो 2035 में होगा। अगर आपसे पूछे कि इसका पहला मॉड्यूल कब होगा, फर्स्ट मॉड्यूल कब होगा इसका, ठीक है, तो फर्स्ट मॉड्यूल होगा इसका 2028 में, और जो फुली ऑपरेशनल होगा 2035 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले चलो 2-3 चीज़ें बता दो। जैसे मुझे बताओ, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं, कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट लूनार मिशन था भारत का, 2008 में हुआ था। और ये चंद्रयान 1 रिसर्च करता है, डिस्कवर करता है वाटर मॉलिक्यूल्स मून पर। उसके बाद 2 कब हुआ? चंद्रयान 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ 2019 में। उसके बाद 3 कब हुआ? चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो ये होता है 2023 में। और ऐसा जो चंद्रयान 3 था, पहला देश ऐसा बनता है हमारा प्यारा भारत, जो कि लैंड करता है मून्स के साउथ पोल पे।
अगर आपको याद हो, ये चीज़ मैंने आपको करंट अफेयर वाली क्लास में पढ़ाई है। ठीक है, आगे बढ़े इसी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैंग्रोव सेल इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड यूनिट फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन। इट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय विच इंडियन स्टेट। जो ये मैंग्रोव सेल है, ये किसके द्वारा यहाँ पर आपका एक तरह से मान सकते हो कि डेवलप किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये मैंग्रोव सेल है क्या? बेसिकली एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2012 में हुआ था, और मैंग्रोव को कंजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, और जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है उसे भी मैनेज और कंजर्व करने की कोशिश करेगा ये मैंग्रोव सेल। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ लेते हैं। जस्ट वेट अ सेकेंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका मिष्टी स्कीम के बारे में बताना है आपको। ठीक है, तो मिष्टी स्कीम के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको मिष्टी की ना फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि मिष्टी की फुल फॉर्म क्या है। तो मिष्टी की फुल फॉर्म है यहाँ पर मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, एंड टेंजिबल इनकम। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। कभी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, ये जो अनाउंस हुई थी अंडर द यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस हुई थी ये स्कीम, तो ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मैंग्रोव प्लांटेशन की जाएगी, इसके अंदर मैंग्रोव के लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक एवं पारिस्थितिक तरीकों से मैंग्रोव प्लांटेशन करना है। ठीक है, यूजिंग साइंटिफिक एंड इकोलॉजिकल मेथड्स। तो ये भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दिस स्कीम प्रमोट्स कमर्शियल लीजिंग ऑफ मैंग्रोव ब्लेंड्स टू प्राइवेट कंपनी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, स्टेटमेंट सही होगा। और इसमें बेसिकली जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेंजिबल इनकम, तो जो कोस्टल विलेजेस है, जो नियर बाई लोग रह रहे हैं, जो कोस्टल विलेजेस हैं, उनके लिए भी इनकम के सोर्सेस यहाँ पे क्या किए जाएंगे, जनरेट किए जाएंगे। और देखो इससे रिलेटेड आपकी एक और स्कीम है जो यहाँ पे लॉन्च की गई थी, वो है अमृत धरोहर स्कीम। अमृत धरोहर स्कीम। अगर हम अमृत धरोहर स्कीम की बात करते हैं, तो ये भी जो आपका यूनियन बजट 23-24 का था, उसी में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। और ये किसके लिए की गई थी, तो ध्यान रखना, जो वेटलैंड हैं आपके, वेटलैंड्स एंड जो आपकी रामसर साइट्स हैं, उनका यहाँ पर प्रोटेक्शन, इन्हांसमेंट और उनका सस्टेनेबल यूज हो वेटलैंड्स और रामसर साइट्स का, उसके लिए ये आपकी अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च की गई थी। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक स्कीम है आपकी पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम, प्रणाम स्कीम। अगर हम बात करते हैं पीएम प्रणाम स्कीम की, तो देखो पीएम प्रणाम स्कीम जो लॉन्च की गई थी, बेसिकली ये की गई थी जो सस्टेनेबल और नेचुरल फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, कि जो भैया केमिकल का आज के टाइम में हम यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज कर रहे हैं, उसका यूज कम करके सस्टेनेबल और नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए ये पीएम प्रणाम स्कीम लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, द यूज ऑफ केमिकल fertilizers and promoting natural farming, and promoting natural farming। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। देखो जो रीऑर्गेनाइजेशन किया गया जम्मू कश्मीर राज्य का, वो 2 टेरिटरी में किया गया, जम्मू कश्मीर टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख टेरिटरी। बाज कैरिड आउट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, किस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू ये किया गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है,
तो ये जो किया गया था, ये जो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उसको जो 2 यूनियन टेरिटरीज में रीऑर्गेनाइज करा गया, तो वो किस किस एक्ट के थ्रू किया गया, तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू किया गया। पार्लियामेंट में ये एक्ट पास हुआ था, और ये किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो आर्टिकल 3 के तहत किया गया था। बताओ, सारे ये वन शॉट में आर्टिकल 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, तो आर्टिकल 3 क्या है ये सारी चीज़ें मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आर्टिकल 3 के साथ तहत यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, आपका आर्टिकल 370 क्या कहता है। देखो इसमें भी काफ़ी सब क्लॉज थे। आर्टिकल 370 कहता है ये एक स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस देता है, या आप खाली स्पेशल स्टेटस देख लो, एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू कश्मीर को। और आर्टिकल 373 ये बोलता था कि ये जो चेंज होगा ये सिर्फ किसके थ्रू चेंज हो सकता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू इसे हम चेंज कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो एक बार पेपर में ये भी पूछा गया था कि आर्टिकल 370 मतलब ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये किस आर्टिकल में मेंशन है, तो 370 सब क्लॉज 3 में मेंशन है, और इसके अकॉर्डिंग ही हम आर्टिकल 370 में बदलाव कर सकते हैं, इस स्टेटस वगैरह में हम बदलाव कर सकते हैं, और वही किया गया है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। ये गलती से क्या ओपन हो गया, हम इस क्वेश्चन पे थे ना, ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्वालियर फोर्ट। आपको ग्वालियर फोर्ट के बारे में स्टेटमेंट कंसीडर करने हैं ग्वालियर फोर्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर हम ग्वालियर फोर्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ग्वालियर फोर्ट के बारे में देखो अभी मैं स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या क्या लिखा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ग्वालियर फोर्ट की अगर लेंथ की बात करोगे ना, ये शायद इस पे स्टेटमेंट में लगभग इसकी जो लेंथ है वो मोर देन 2 किलोमीटर है, ये पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। मोर देन 2 किलोमीटर लेंथ है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उसके बाद ये फेमस पता है किसके लिए है, जो इसका सदर्न पार्ट है ना, सदर्न पाथ है जो इसका सदर्न पाथ, उस पर जैन स्कल्पचर बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, जैन स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मोर देन 100 है ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट में बना के दे देता है पेपर में, पता होना चाहिए। ये ग्वालियर फोर्ट किसने बनवाया था, तो ये तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था, तोमर डायनेस्टी। और एक रूलर थे यहाँ पर मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर, उन्होंने ये ग्वालियर फोर्ट बनवाया था। बाद में इस पर मुगल्स ने भी रूल किया है, मराठास ने भी रूल किया है, और जो अंग्रेज आए थे उनके भी कब्जे में ये रहा था, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे ध्यान रखना, एक तो जैसे ये तेली का मंदिर जो है वो इस फोर्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद चतुर्भुज टेम्पल भी इसी फोर्ट के अंदर है, और चतुर्भुज टेम्पल पर आपको अर्ली एक कह सकते हो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं किसके, जीरो के, वहाँ पे जीरो बना हुआ है, ठीक है। तो अर्ली इंस्क्रिप्शन कहाँ जीरो के कहाँ से मिलते हैं, चतुर्भुज टेम्पल से मिलते हैं। चतुर्भुज टेम्पल, तेली का मंदिर, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, जैसे चतुर्भुज टेम्पल किसने बनवाया था, ये मान सिंह तोमर ने ही बनवाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं। द तेली का मंदिर इन द फोर्ट इज नोन फॉर यूनिक ब्लेंड ऑफ द्रविडियन एंड नागारा आर्किटेक्चर। ये बिल्कुल सही है। ये जो तेली का मंदिर बना हुआ है ये एक तरह से बैसारा स्टाइल में बना हुआ है, जिसमें आपको द्रविडियन की भी झलक दिखेगी और नागारा की भी। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, चतुर्भुज टेम्पल इनसाइड द फोर्ट कंटेन्स द अर्लीस्ट नॉन इंस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूमरल 0। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। द मान मंदिर पैलेस इनसाइड द फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय तोमर रूलर मान सिंह तोमर। मान मंदिर पैलेस भी उसने खुद के लिए बनवाया था, तो ये भी आपका यहाँ पे सही है। तो अगर ग्वालियर फोर्ट के बारे में अगर बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि मोर देन 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है, सदर्न पार्ट पर जैन स्कल्पचर मिलेंगे, मान सिंह तोमर डायनेस्टी ने बनवाया था, और ये जो स्टेटमेंट इधर लिखे हुए हैं ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द भक्ति मूवमेंट, आपका जो भक्ति मूवमेंट हुआ है, विच पेयर
करेक्टली रिप्रेजेंट द टू मेजर फॉर्म ऑफ डिवोशन। इनमें मतलब दो मेजर फॉर्म भक्ति मूवमेंट में आपको जो डिवोशन की दिखती है वो कौन कौन सी दिखती हैं। तो थोड़ा सा भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। देखो जो भक्ति मूवमेंट है वो अराउंड 17th सेंचुरी से लेके आपको 17th सेंचुरी तक देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कि इसके अर्ली रूट कहाँ से देखने को मिलेंगे तो ये तमिलनाडु से देखने को मिलेंगे। इसके साउदर्न इंडिया साउथ इंडिया से देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु ठीक है। और आपका यहाँ पर दो लोग थे, अलवर्स और नयनर्स। ये वैष्णवाइट्स थे जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं बेसिकली, और ये सेवाइट्स थे। तो ये भी पेपर में पूछा जाएगा, सेवाइट्स जो शिव जी के भक्त थे। ठीक है, बाद में ये नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड होता है। ठीक है, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल हैं भक्ति के, देखो लोग परेशान हो चुके थे रिचुअल से, और जो एक पृष्ठ निकल के आ रहे थे, जो एक ब्राह्मण्स थे उनके अलग ही तौर तरीके होते थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कि तुम मंदिर में नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मतलब बहुत सारी चीज़ें उस टाइम लोग एक तरह से बोल सकते हो कि महसूस कर रहे थे। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत दिक्कतें आने लग गई थी, जो हम वैदिक पीरियड में मैंने पढ़ाया था। जब मैं लेक्चर वाइज आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा था बहुत अच्छे से समझाया था। तो वहाँ से अलग अलग भक्ति मूवमेंट, अलग अलग लोगों ने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किए। ठीक है, तो वही है भक्ति मूवमेंट के बेसिक प्रिंसिपल यही है कि भैया आप अपना किसी भी एक पर्सनल गॉड को डिवोटी बन सकते हो। ठीक है, और आप किसी की भी पूजा करोगे, हर एक इंसान आप मतलब आपको पाथ ऑफ लिबरेशन पे ही जाना होगा। एट द एंड आपको मोक्ष मिलेगा। आपको किसी भी रिचुअल्स को, किसी भी पृष्ठ को, पुजारी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हर भगवान सबके लिए है, ह्यूमंस बराबर हैं, तो बराबरी होनी चाहिए। कास्ट और जेंडर के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अगर हम बात करें कि भक्ति मूवमेंट जो यहाँ पे पूछा गया है कि दो मेजर फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, तो एक तो मेरी भाई होती है सगुन, एक होती है निर्गुण। सगुन की बात करते हैं तो सगुन भक्ति में हम किसी पर्टिकुलर मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं, एक फॉर्म की पूजा कर रहे होते हैं कि हमारे राम भगवान ऐसे दिखते हैं, कि कृष्ण भगवान ऐसे दिखते हैं। तो इस तरह से हम एक मूर्ति की पूजा कर रहे होते हैं, जिनकी कोई फॉर्म होती है उनकी पूजा कर रहे होते हैं। निर्गुण में हम किसी मूर्ति को अपना भगवान मान के पूजा नहीं करते। निर्गुण में जो हम पूजा करते हैं वो फॉर्मलेस होता है। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हर्ट आ हिस्ट्री। हर्ट आ हिस्ट्री के ऑथर कौन है? तो यहाँ पर संदीप जौहर यहाँ पर क्या है, इसके ऑथर हैं। चलो यहाँ पर मैं कुछ आपकी बुक्स का रिवीजन करा देता हूँ। मैंने वन शॉट में आपको कराया है, जल्दी जल्दी मैं ज़्यादा लिखूँगा नहीं। ठीक है, आप मुझे बताओ सुभाष चंद्र बोस जो है उनकी जो फेमस किताब है वो कौन सी है? आप बोलोगे भैया एक तो इंडिया स्ट्रगल है, और आपका और कौन सी है? चलो ये इंडिया स्ट्रगल ही याद रखो। ठीक है, मेन मोस्ट इंपोर्टेंट करा देता हूँ। ये बताओ अनफिनिश्ड किसकी है? अनफिनिश्ड किताब किसकी है? ये सब कराए हुए हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अनफिनिश्ड आप बोलोगे भैया प्रियंका चोपड़ा की है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अनफिनिश्ड कि केसरी किसकी किताब है, अगर आपसे पूछा जाए केसरी किसकी तरह किताब है, तो आप बोलोगे भाई भैया बाल गंगाधर तिलक जी की यहाँ पर केसरी किताब है। इनकी एक काफ़ी किताब फेमस है, गीता रहस्य। गीता रहस्य, तो इस किताब का नाम भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। एक किताब का नाम है इंडिया विन फ्रीडम। बताओ ये इंडिया विन फ्रीडम जो किताब लिखी है ये किसने लिखी है? तो अगर हम इंडिया विन फ्रीडम की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं आर्य समाज किसने लिखी है? या अगर मैं बात करता हूँ इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसने लिखी है? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया किसने लिखी है? अगर मैं बात करता हूँ अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? तो ये सारी किताबें लिखी हैं लाला लाजपत राय जी ने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये किताब किसने लिखी है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन, जो कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे लिखी गई थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब किसके थ्रू लिखी गई है? तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ध्यान रखना, वीर सावरकर जी के थ्रू लिखी गई है। किसके थ्रू लिखी गई है? वीर सावरकर जी के थ्रू। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कुछ हम इम्पोर्टेंट किताब के बारे में देख लेते हैं जो कि हिस्ट्री की इम्पोर्टेंट किताब है। आप मुझे बताओ, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? पंच सिद्धांतिका किसने लिखी है? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा पंच सिद्धांतिका की, तो ये बराह मिहिर ने लिखी है। किसने लिखी है? बराह मिहिर ने लिखी है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि हर्षचरित किसने लिखी है? हर्षचरित, हर्षचरित, अगर हम हर्षचरित की यहाँ पे बात करेंगे तो ये बाण भट्ट ने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध चरित किसने लिखी है? बुद्ध चरित किसने लिखी है? तो अगर हम बुद्ध चरित की बात करते हैं तो ये चरक ने लिखी है, सॉरी, बुद्ध चरित आपकी अश्वघोष ने लिखी है, ठीक है। चरित से चरक याद आ गया। चरक, चरक संहिता लिखते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चरक को ही हम फादर ऑफ आयुर्वेद बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना ही देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच जियोलॉजिकल स्टेज ऑफ अ रिवर इज अ बी शेप्ड वैली मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड। जो आपका जियोलॉजिकल स्टेज बतानी कि जो बी शेप्ड वैली है वो रिवर की किस स्टेज में फॉर्म होती है। देखो, एक चैप्टर है आपका जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स। ये ज्योग्राफी में मैंने आपको लेक्चर कराया है। अगर आपने ये वन शॉट देखा है ना ज्योग्राफी का, आप ये वाला लेक्चर और देख लेना जो मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी वाला कराया है ना लेक्चर, लैंड फॉर्म्स जिसमें पढ़ाएं। आप ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी फॉर एसएससी एमटीएस 2025 करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये चैप्टर देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जा रहा है, वो मैंने आपको डिटेल में समझा है। अभी सिर्फ इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, जो ये रिवर बी शेप वैली बनाती है ना, ये अपनी यूथ स्टेज में बनाती है। यूथ स्टेज में अगर हम देखी जाए तो एक तो ये बी शेप वैली बनाती है, बी शेप वैली बनाती है, जॉर्ज बनाती है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ये जो जॉर्ज बनाती है ये किस टाइप की रॉक पे बनाती है, तो ये हार्ड रॉक पे बनती है। ये चीज़ ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज किस रॉक पे बनती है? हार्ड रॉक पे बनती है। उसके बाद कैनियंस बनाती है। इनको अच्छे से डिटेल में लेक्चर में डिस्कस किया है, तो उसे एक बार ज़रूर देख लेना। मैच्योर स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो ये मिएंडर बनाती है, मिएंडर। ऑक्सवो लेक बनाती है। मिएंडर क्या होता है, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है। ऑक्सवो लेक बताया गया है, ऑक्सवो लेक क्या होता है, तो ये देख लेना। अभी जस्ट इतना याद रख लो, अगर आप ऑलरेडी देखे हुए कि मैच्योर स्टेज में मिएंडर और ऑक्सवो लेक बनता है। उसके बाद अगर ओल्ड स्टेज में देखा जाए तो ओल्ड स्टेज में आपका डेल्टा बनता है, एस्च्योरी बनती है आपकी। तो ये सब किस में बनते हैं? ओल्ड स्टेज में बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच कमीशन रिकमेंडेड दैट इंटर स्टेट काउंसिल शुड बी एक्टिवेटेड एंड शुड मीट एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। किस कमीशन ने ये बताया था कि भैया इंटर स्टेट काउंसिल एक्टिवेट रहनी चाहिए और साल में एटलीस्ट 2 बार मिलनी चाहिए? तो ये बताया था भैया सरकारिया कमीशन ने। किसने बताया था? सरकारिया कमीशन ने ये बात बताई थी। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि जो ये इंटर स्टेट काउंसिल है ये किस आर्टिकल में आती है। इसका आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसके आर्टिकल की बात करते हैं तो 263 आर्टिकल में ये चीज़ आई, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में दिया हुआ है। इंटर स्टेट काउंसिल बनाई क्यों गई थी? तो ये जो कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन है सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको प्रमोट करने के लिए जैसे अब सपोज सेंटर में कोई सरकार दूसरी है, स्टेट में कोई सरकार दूसरी है, उनकी आपस में बनी नहीं रही है, तो उस मामले को सुलझाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई अंडर द आर्टिकल 263। और इसमें इसकी ये जो कमीशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो इसने एक्टिवेटेड होनी चाहिए। इसके लिए एक कमीशन भी बनाया गया था जो कि एग्जामाइन करता है सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को
और बहुत सारी चीज़ें बताता है। एक तो ये बोलता है कि भैया ये साल में 2 बार एटलीस्ट मिलने चाहिए, ठीक है। और एक इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट की भी रिकमेंडेशन देता है कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए इंटर स्टेट काउंसिल के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। रिकमेंडेड, सरकार या कमीशन ही रिकमेंड करता है, रिकमेंडेड सेक्रेटेरिएट फॉर इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अब हमने ये सरकारी या कमीशन, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सरकारी या कमीशन किससे रिलेटेड है? इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कुछ और इम्पोर्टेंट कमीशन देख लेते हैं, जैसे कि एक है आपका मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, मंडल कमीशन क्यों बनाया गया था, आप मुझे ये बताओ। तो मंडल कमीशन बनाया गया था ना 1979 में, ठीक है। और इसने ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड था। ओबीसी का जो रिजर्वेशन रिकमेंड किया था मंडल कमीशन ने, वो कितना किया था? 27% किया था। और ये जो इम्प्लीमेंट होता है ये 1990 में होता है। इसकी जो रिपोर्ट के अनुसार जो बातें आई वो 1990 में होता है। और उस वक्त पीएम थे बीपी सिंह, अगर आपको याद हो तो। कह रहा आपको तो नहीं होगा याद, ठीक है। आपका जन्म ही 1995 के बाद का ही होगा सभी का, और मैक्सिमम बच्चों का 2000 के बाद का ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक कमीशन के बारे में, ध्यान रखना, साहा कमीशन। साहा कमीशन, अगर हम इस कमीशन के बारे में बात करते हैं तो ये कब बना था? 1977 में ये कमीशन बनता है, ठीक है। और ये जो पावर मिसयूज की गई थी, जो 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, उसकी जो पावर मिसयूज की गई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए साहा कमीशन बनाया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखो, जब मैं पंचायत राज सिस्टम बता रहा था ना, उस वक्त मैंने बताया था कि एक कमेटी बनाई गई थी, पॉलिटी में पढ़ा रहा था आपको, एक कमेटी बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। अगर हम बलवंत राय मेहता कमेटी के बारे में बात करते हैं तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है ये रिकमेंड करती है कि जो पंचायत होनी चाहिए वो 3 टायर होनी चाहिए। रिकमेंडेड 3 टायर पंचायत राज सिस्टम। वहीं पर एक और कमेटी थी जो बनाई गई थी, अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी, ये जो कमेटी रिकमेंड करती है ये 2 टायर पंचायत राज सिस्टम को रिकमेंड करती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए रिकमेंडेशन देती है। वहीं पर ये 3 टायर कैसे थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और गांव के लेवल पर ग्राम सभा, ठीक है। इस तरह से 3 टायर में बनाई गई थी, ठीक है। इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेनिफिशियरीज रिसीव विच मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट। बेनिफिशियरीज को क्या मेजर फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है? तो इसके लिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है ये 2020 में लॉन्च की जाती है। कब लॉन्च की जाती है? आपकी 2020 में लॉन्च की जाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए की जाती है कि जो एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर ये की जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन लोन, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर किसानों को लोन दिया जाएगा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब वो लोन पर जो ब्याज होगी, जो इंटरेस्ट होगा, उस पर सब्सिडी मिलेगी किसानों के लिए, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो एक तरह से ये किसको यहाँ पे सपोर्ट करेगी? सपोर्ट एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आपकी कोल्ड चेन्स होती हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक सेंटर हो गए सामान रखने के लिए, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें ना जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड चेन्स का डेवलपमेंट के लिए, लॉजिस्टिक सेंटर के लिए लोन दिया जाएगा, और जो लोन दिया जाएगा उस पर जो ब्याज होगी उसमें सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो एक तरह से आप मान सकते हो जो हार्वेस्ट कर ली अपनी फसल उसका स्टोर करने के लिए, उसको उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट करेगा। ये क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, को क्या करेगा? ये सपोर्ट करेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सटाइल फाइबर इज एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड रेयरेस्ट सिल्क? कि कौन सा टेक्सटाइल फाइबर जो आपका इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है और रेयरेस्ट सिल्क के नाम से कंसिडर किया जाता है। तो हम इस फाइबर के बारे में पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा इसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर कौन प्रोड्यूस करता है? आप बोलोगे भैया कृषि करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर करता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि आपकी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली है आफ्टर द एग्रीकल्चर। सबसे पहले अगर पेपर में ये पूछा जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही में देखो, इंडिया कॉटन प्रोड्यूस करने में भी सबसे आगे है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की कॉटन प्रोड्यूस करने के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब किसी भी कंट्री और कंट्री पर डिपेंड नहीं है। फिर कॉटन से अगर यार्न बनाना हो, फिर इससे फैब्रिक बनाना हो, और फैब्रिक से अगर यहाँ पे कपड़े बनाने हो, गारमेंट्स बनाने हो, इन सभी में इंडिया सेल्फ रिलायंट है, इन सभी प्रोसेस में। ठीक है, तो एक बार आपसे पूछा गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या इंडिया सेल्फ रिलायंट है अक्रॉस ऑल वैल्यू चेन? तो अक्रॉस ऑल वैल्यू चेन का मतलब यही है कि पहले ये जो प्रोसेस है इन सभी में, ऐसा तो नहीं है कि फैब्रिक बनाने के लिए किसी और कंट्री पर डिपेंड हो। तो इंडिया हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या है? यहाँ पर सेल्फ रिलायंट है। ठीक है, अक्रॉस ऑल वैल्यू चेन, ठीक है, आत्मनिर्भर है आपका भारत। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, कॉटन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ सिल्क की, जो यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम सिल्क की बात करते हैं तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब सिल्क की कुछ वैरायटी होती हैं, कभी अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सी वैरायटी नहीं है, जैसे यहाँ पे सवाल पूछा है कि कौन सी रेयरेस्ट सिल्क है, तो ये मुगा सिल्क है। जो आपकी ये मुगा सिल्क है ना, ये इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है, और इंडिया की भी बात करें तो असम में होती है। कुछ और प्रकार जैसे इरी सिल्क, ये भी सिल्क का ही एक तरह से वैरायटी है। मूलबेरी सिल्क, ठीक है, मूलबेरी रेशम, और तस्सार सिल्क, ये सभी क्या है? यहाँ पर सिल्क के टाइप हैं, कभी पेपर में पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम बात करें और एक दो अदर इंडस्ट्रीज़ की जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में ये ध्यान रखना, जो कच्चा स्टील होता है ना, जो क्रूड स्टील होता है, क्रूड स्टील जो आपका होता है, वो आपका इंडिया उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कुछ स्टील के इंपॉर्टेंट प्लांट हैं, जैसे कि टिस्को आपका पहला प्लांट है, ध्यान रखना ये कहाँ पर है? जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में। कब बनाया गया था? बिफोर पार्टीशन, बिफोर इंडिपेंडेंस, 1907 में बना था, आप ध्यान रखना। और जब मैं आपको 5 ईयर प्लान पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स का, जो वन शॉट अगर आपने देखा होगा, तो 3 प्लांट बनाए गए थे। ठीक है, तो वो प्लांट अगर कभी पूछे, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। जैसे एक तो आपका भिलाई प्लांट था, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ये जो बनाया गया किसकी हेल्प से बनाया गया? आपसे पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो रसिया की हेल्प से बनाया गया। एक है राउरकेला, सेकंड 5 ईयर प्लान याद रखो, जहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये राउरकेला जो था ये जर्मनी की हेल्प से बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें दुर्गापुर, तो दुर्गापुर आपका यूके की हेल्प से बनाया गया था। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ठीक है। और अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है स्टील का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया, तो अगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन इंडिया की बात करते हैं तो ये आपका एक ही नाम है, वो है टाटा स्टील। ठीक है, कौन सा नाम है? टाटा स्टील। और तुम्हारे साथ भी एक ऐसा चीज़ होता होगा कि जहाँ टाटा का नाम आता है तो वहाँ पे एक अपनापन फील होता है। ठीक है, क्योंकि ब्रांड इमेज ऐसी बन चुकी है कुछ लोगों की वजह से, जो ओनर्स हैं उनकी वजह से। ठीक है, ब्रांड इमेज इतनी ऐसी बन चुकी है कि आपको अपनापन फील होता है। ठीक है। अच्छा, अगर हम और यहाँ पे बात करते हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई। अच्छा, मुझे पेट्रोलियम की अगर हम बात करते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री की, तो मुझे ये बताओ फर्स्ट जो रिफाइनरी थी वो कहाँ पर थी? यहाँ से सवाल आता है, फर्स्ट रिफाइनरी कहाँ पे थी? तो आप बोलोगे भैया ये थी डिगबोई, असम में। कहाँ पे थी? डिगबोई, असम में। और दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग बता दो, तो ये जामनगर में है। जामनगर से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इसके ओनर कौन है। ठीक है, तो ये रिलायंस की वालों की है। ठीक है, गुजरात में। ये आपके वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही देख लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका मतलब होता है क्वेश्चन लास्ट है लेकिन उसकी वैल्यू ऐसा नहीं है कि लास्ट में रखा है तो कम है, वैल्यू उतनी ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग बुद्धिस्ट आर्ट फेस्टिवल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर स्टाइलिस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मैं सारे आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर जितने भी हैं ना, ये जैसे बुद्धिस्ट आर्ट स्कूल को यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो जितने भी बुद्धिस्ट स्कल्पचर रहे हैं, स्कूल्स रहे हैं, उन सबको मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता देता हूँ। अगर आगे कभी पेपर में लगाने को आए तो आप आराम से लगा पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर की, बुद्धिस्ट स्कल्पचर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम बात करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका अशोकन पिलर एंड लॉइन कैपिटल। अशोक ने बनवाया था अशोकन पिलर एंड लॉइन कैपिटल। किसने बनवाया था ये? तो आप बोलोगे भैया अशोक ने बनवाया था। अशोक थर्ड रूलर था मौर्यन एम्पायर का। जब हमने वन शॉट किया है हिस्ट्री का तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा के आया हूँ, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये सीरीज़ वही बच्चे देखें जिन्होंने अर्जुन बैच का वन शॉट देखा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं भरूच स्तूपा के बारे में, भरूच स्तूपा के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये किसने बनवाया था? ये पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। पुष्यमित्र शुंग यानी शुंग डायनेस्टी का रूलर था पुष्यमित्र शुंग, वन ऑफ द फेमस रूलर था पुष्यमित्र शुंग। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद है आपका सांची स्तूपा। सांची स्तूपा, ठीक है, तो सांची स्तूपा किसने बनवाया? सतवाहना डायनेस्टी ने, सतवाहना डायनेस्टी। और ये किसके लिए फेमस है? जटका टेल्स के लिए फेमस है, जटका टेल्स के लिए फेमस है, या आप ऐसे लिख लो जटका स्टोरीज के लिए फेमस है। जटका तो समझते हो ना, इसका मतलब है कि जो बुद्ध के प्रीवियस बर्थ हैं वो उनकी स्टोरी इसमें डिपिक्ट की गई है, उनकी स्टोरी के बारे में बताया गया है। और बुद्धा के बारे में ये दिखाया गया है कि बुद्धा के जो प्रीवियस जन्म है, कहीं भी जटका स्टोरीज में बुद्धा का प्रीवियस जन्म ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है। ठीक है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाया गया है, अलग अलग तरह के जीव जंतु के जन्म की तरह उन्होंने जन्म लिया, लेकिन कभी भी जो उनके प्रीवियस बर्थ रहे उसमें ह्यूमन फॉर्म नहीं दिखाई गई है, जो सांची स्तूपा है उसमें। उसके बाद बात करते हैं हम मथुरा स्कूल की। किसकी बात करते हैं? मथुरा स्कूल की, जहाँ पर बुद्धा की आपको इमेजेस मिलेंगी। ये किसने बनवाया? तो ये कनिष्क ने बनवाया। ये किस डायनेस्टी से था?
तो ये कुशन डायनेस्टी से था, ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप पढ़ते हो गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा स्कूल, तो ये इसकी बात करते हैं, तो ये भी आपका कनिष्क ने बनवाया था। उसके बाद बुद्धिस्ट स्कल्पचर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिलेंगे। नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी देखने को आपको बुद्धिस्ट के स्कल्पचर मिलेंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो आप सभी को पता है, ठीक है, किसने बनवाया था ये? अगर हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो पाला डायनेस्टी ने बनवाया था, धर्मपाल ने। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दिया है। यहाँ पे बताओ नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? तो अगर हम यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो कुमारगुप्त वन ने बनवाई थी। ये सारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अभी हमें बताना है। अभी बताओ गांधारा स्कूल कहाँ पर है? 5वें नंबर पर है, आप बोलोगे। भरूच स्तूपा कहाँ पर है? आपकी दूसरे नंबर पर है। मथुरा स्कूल कहाँ पर है? आपका चौथे नंबर पर है। तो सबसे पहले आपका बी आएगा, बी के बाद आपका सी आएगा, और सी के बाद आपका ए आएगा। तो बी सी ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सही किया है ना हमने? हाँ, तो बी सी ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। ये सीरीज़ का हमारा दूसरा लेक्चर था। इसके बाद आपके तीसरा, चौथा, पाँचवा लेक्चर आएगा। अभी ये नहीं पता कि टोटल कितने लेक्चर आएंगे, लेकिन ये सीरीज़ में एटलीस्ट 15 लेक्चर तो ऐसे आने ही वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये गेम चेंजर की PDF एक्सेस करना चाहते हो डिजिटल फॉर्मेट में तो वो कैसे कर सकते हो। तो देखो, एक हमारा यहाँ पे अर्जुन बैच है, जो कि हमारा यहाँ पर फरवरी 2025 से मैं आपको MTS के लिए पढ़ा रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। उसका हमारा एक PDF ग्रुप है। ये बैच हमारा यूट्यूब पे फ्री है, उसका एक PDF ग्रुप है। उस PDF ग्रुप की प्राइस 299 है, जिसमें आपको PDF मिलती है डिजिटल फॉर्मेट में, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। अगर आप किसी में भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी में ये जो गेम चेंजर सीरीज चल रही है इसकी लेक्चर वाइज PDF देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपकी अभी तक की किस किस की PDF है? मैंने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट इकोनॉमिक्स, ये सभी मैंने आपको लेक्चर वाइज पढ़ाए हुए हैं। तो इनकी लेक्चर वाइज आपको PDF मिल जाएगी। मैंने कंप्लीट बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सब की वन शॉट कराए थे, तो इसके वन शॉट की आपको PDF मिल जाएगी। कंप्लीट करंट अफेयर का मैराथन कराई हुई है, इसकी PDF मिल जाएगी। बाद में आपको वन शॉट कराए गए थे जो लेक्चर वाइज सब्जेक्ट कराए थे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे स्टैटिक जीके का भी आपका वन शॉट कराया है। तो इस वन शॉट में जो आपका नया पढ़ाया था, जो आपका लेक्चर में नहीं पढ़ाया, तो जो लेक्चर नोट्स थे उसमें ऐड ऑन किया गया है। साथ में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई गई है, उसकी PDF मिल जाएगी। जो एडिशनल ग्रामर के टॉपिक की मैराथन कराई है उसकी PDF मिल जाएगी। कंप्लीट जो वोकैबुलरी सीरीज कराई है 4 पार्ट में, जिसमें एक पार्ट में 400 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक पार्ट में 300 सिनोनियम्स, एक पार्ट में 175 एंटोनियम्स, एक पार्ट में 400 ईडियम्स, इसकी PDF मिल जाएगी। जो आपको फिक्स प्रपोजिशन पढ़ाई है उसकी PDF मिल जाएगी। मैथ और रीजनिंग की भी वन शॉट कराए हैं MTS 2025 के लिए, इसकी हैंड रिटन नोट्स PDF मिलेगी। और आपकी ये जो गेम चेंजर सीरीज चल रही है इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारी PDF एक्सेस कर सकते हो। PDF ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर पर मैसेज करो और बोलो कि आपको PDF ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको एक QR कोड भेजा जाएगा, उस पर आप 299 पे करोगे। विदिन 24 आवर्स आफ्टर पेमेंट आपको एक लिंक भेजी जाएगी PDF ग्रुप की, उस लिंक के थ्रू आप PDF ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।